नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस नेविगेटर में। मैं शुभम सिंह एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दरोगा के लिए हम संविधान की सीरीज शुरू किए हुए हैं। इस सीरीज को आप सभी देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम या फिर पीसीएस प्री तक की परीक्षा या आरओ एआरओ की परीक्षा आप देना चाहते हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी को छोड़ करके किसी भी एग्ज़ाम को आप देना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको लाभ ही मिलेगा, इसमें आपका नुकसान कोई भी नहीं है। और ये हम वैसे मुख्य रूप से जो है फोकस किए हुए हैं यूपीएसआई के लिए। यूपीएसआई का लेवल इतना नहीं होता जितना हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इतनी हार्ड चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, इतना आप डेप्थ में चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको मज़ा ही आएगा। और इतनी डेप्थ में चीज़ें यूपीएसआई में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन हमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही चीज़ों को लेके चलना चाहिए, कभी पेपर का लेवल बढ़ जाए तो इससे हमें दिक्कत ना आए, ठीक है। तो भैया हम संविधान के मौलिक अधिकार की क्लास में जो है आज तीसरी क्लास लेने वाले हैं। इसके पहले मौलिक अधिकार में 2 क्लास ले चुके हैं, उसमें हम आपको समानता के मौलिक अधिकार पर समझा चुके हैं। अभी इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार कैसा अधिकार है और हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार मिला हुआ है। तो चलिए समझते हैं इसको। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है प्रतिबंध की कमी होना, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि प्रतिबंध का अभाव होना। जब प्रतिबंध का अभाव होता है, प्रतिबंध एकदम नहीं होते हैं, तब हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती है, बल्कि जंगल राज की स्थिति हमारे यहाँ पैदा हो जाती है। अर्थात जो शक्तिशाली होता है वो अपना राज करने का सिस्टम बनाने लगता है और जो कमज़ोर होता है वो शोषित होने लगता है। तो इसलिए प्रतिबंध का होना भी बहुत आवश्यक होता है। हालांकि प्रतिबंध ज़्यादा होंगे तो भी दिक्कत है, प्रतिबंध कम होंगे तो भी दिक्कत है। तो प्रतिबंध जितना होना चाहिए उतना ही प्रतिबंध हो तो हमें बहुत जो है सुख प्राप्त होगा, जनता को जो है लाभ प्राप्त होगा। तो बहुत सारे प्रतिबंधों से हमें दूर रखा गया है, बहुत सारी हमें आज़ादियाँ दी गई हैं। तो कौन कौन सी आज़ादियाँ हमें दी गई हैं उनको हम चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक का जो अधिकार है इसे बोलते हैं स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। उसके बाद जो है आप देखेंगे अन्य मौलिक अधिकार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 19 के 1 में जो है 19 का 2 पार्ट है। 19 का जो 1 है इसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं लाइन से, ठीक है। पहला आपका होता है अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति का मतलब होता है राइट टू एक्सप्रेशन। आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपके मनोभाव में चल रही चीज़ें, कोई आपका कोई विचार हो रहा है कुछ बताने का, तो उसको आप बता सकते हैं। अभिव्यक्ति का जो है माध्यम ढेर सारा हो सकता है। लोक संगीत के माध्यम से अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं, लोक नृत्य के माध्यम से अपने भावों को आप प्रकट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप कुछ कलाकारी करके, कुछ नाटक बना करके, किताब लिख करके, ठीक है, अभिव्यक्ति कर सकते हैं। मूवी बना करके आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं। रील बना करके, शॉर्ट बना करके आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपने भावों को जागृत कर सकते हैं। मूवी जो बनती हैं, मूवीज़ बनती हैं, जो बुक्स लिखी जाती हैं, ये अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम होती हैं। तो जो लेखक है उसके मन में जो चीज़ें चल रही हैं वो अपने बुक के माध्यम से जनता तक बातों को पहुंचा देता है। जो किसी मूवी का, फिल्म का निर्देशक होता है, डायरेक्टर होता है, वो उस कहानी के माध्यम से दर्शकों को कोई चीज़ समझना चाहे तो समझा सकता है। तो मूवी भी और किताबें भी, ये भी जो है अभिव्यक्ति के एक प्रकार से माध्यम हैं। लोग डांस भी करते हैं, डांस के माध्यम से, गाने के माध्यम से और कपड़े के माध्यम से अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो कपड़ा पहनना, मूवी बनाना, वीडियोस बनाना, ठीक है, रील बनाना, इस तरीके की चीज़ें करना अभिव्यक्ति है। और संगीत भी अभिव्यक्ति का साधन है, ठीक। चलिए तो दूसरा देखते हैं। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का जो अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार है। मतलब हम शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन हथियार ले करके, गुटबाजी करके, हु हल्ला करके, जो है व्यवस्था खराब करके सम्मेलन करने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। फिर ऐसे कंडीशन में हमें रोका जाएगा। दूसरा भैया जो आपका है समूह या संघ बनाने का अधिकार। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, ऐसे संस्थाओं को बनाने का अधिकार हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि हम चाहें तो कुछ लोग मिलकर के समूह बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं, या फिर सहकारी संस्थाओं का भी निर्माण कर सकते हैं। इसमें आप सहकारी संस्था भी लिख सकते हैं, सहकारी संस्थाओं का निर्माण, सहकारी संस्था का निर्माण कर सकते हैं। इसे 97वें संशोधन के द्वारा 2011 में जोड़ा गया था। तो हम जो है सहकारी संस्था बना सकते हैं या समूह या संघ बना सकते हैं, ठीक है। और अगला होता है मुक्त आवागमन का अधिकार। हम पूरे भारत में, पहले जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थिति नहीं हो पाती थी, कश्मीर में कुछ मामलों में रोका जाता था, लेकिन अब अभी हम पूरे, अगर हम भारत के नागरिक हैं
तो बिना किसी बाध्यता के, ठीक है। हालांकि विदेशियों को भी घूमने का अधिकार होता है भारत में, लेकिन उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और वो तो हमारे भी लगेंगे, ठीक है। तो हमें पूरे भारत में मुक्त आवागमन का अधिकार है, कहीं भी हम आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगला होता है निवास करने का अधिकार, हमें कहीं पर जो है रहने का अधिकार है, बसने का अधिकार है। अगला हमारा अधिकार है आजीविका का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार इसी में है भैया, ठीक है। कोई व्यवसाय करने का अधिकार है, अपनी योग्यता के अनुसार हम जो चाहें वो व्यवसाय कर सकते हैं। हालांकि उस व्यवसाय से किसी व्यक्ति को मान हानि न होता हो और उस व्यवसाय से जो है समाज में गलत संकेत न जाता हो। जैसे अब आप कह दें कि हम महिलाओं का क्रय विक्रय करेंगे तो ये अपराध है, तो इसको तो व्यवसाय माना नहीं जाएगा। अगर आप कह दें हम गांजा बेचेंगे तो ये व्यवसाय नहीं है, ये गैर कानूनी चीज़ आपके काम हो गए। गैर कानूनी कामों को आप अपना व्यवसाय बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं। जिन चीज़ों पर प्रतिबंध है उनको आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ चीज़ों पर जो है आम तौर पर प्रतिबंध होते हैं, लेकिन आप लाइसेंस लेकर के करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यवसाय कोई भी अपना सकते हैं हम। हालांकि हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इस पर प्रतिबंध है कि नहीं है, और प्रतिबंध है तो लाइसेंस लेने के बाद प्रतिबंध खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वो कुछ जो है प्रक्रियात्मक जो है चीज़ें होती हैं उनको देखना पड़ेगा, ठीक। हड़ताल करने का जो हमारा अधिकार है वो औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत जो है एक वैधानिक अधिकार है, ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, अगर कंडीशन बन ही जाता है कि हड़ताल किया जाए, बिना हड़ताल किए काम नहीं बनेगा, तो वो औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत मतलब एक प्रकार का सामान्य कानून हो गया, स्टैट्यूटरी लॉ हो गया, उसके तहत एक कानून तो है, वो भी अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं। मौलिक अधिकार का मतलब होता है जिससे कल्याण होता हो, जिससे भला होता हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, इस प्रकार का कोई अधिकार हड़ताल करने के मामले में नहीं है। लेकिन ये औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार जो है ये एक प्रकार का ये भी वैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 के जो दूसरा पार्ट होता है, अब आपने अभी देखा कि अनुच्छेद 19 के फर्स्ट पार्ट में इतने सारे अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रताएं दी गई हैं, छूट दिए गए हैं। वहीं आप अनुच्छेद 19 के 2 में देखेंगे तो यहाँ अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध है। 19 के खंड 1 में जितने ज़्यादा छूट दिया गया है, उसी प्रकार से 19 के 2 में बता दिया गया कि आपकी जो ये छूट है ये असीमित नहीं है, इस पर हम समय समय पर इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। यदि आप गलत हैं, यदि आप गलत तरीके से अपनी आज़ादी को जो है पाना चाहते हैं तो फिर आपको रोका जा सकता है। मतलब आप हेट स्पीच, आप कहें कि हमारी बोलने की आज़ादी है तो हम कुछ भी बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप हेट स्पीच नहीं दे सकते हैं, आप घृणात्मक भाषण नहीं दे सकते हैं, जातिगत भाषण नहीं दे सकते हैं। कहीं पर आप जाएं अपना मीटिंग करने, कहीं भाषण देने जाएं और वहाँ पर भाषण दे रहे हैं आप मंच पर खड़े होकर के, ऐसा भाषण दे रहे हैं जिससे समाज में घृणा का जो है विचारधारा फैल जा रही है, एक जाति दूसरे जातियों से लड़ जा रहा है, एक धर्म दूसरे धर्म से भिड़ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हेट स्पीच। ऐसा भाषण आप नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात, आप बोलने के क्रम में आप कंटेम्प्ट आप कोर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इतनी नहीं है कि आप कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। कोर्ट ने कोई आदेश दिया हुआ है उसकी अवहेलना करेंगे, बल्कि समाज में आप ऐसी विचारधारा को जन्म देंगे कि हम कोर्ट को नहीं मानते हैं, कोर्ट क्या कर लेगा। ऐसे फिर स्थिति में आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है। इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का भी मतलब न्यायालय की अवमानना करने का भी हमें अधिकार नहीं है, और ऐसा हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। अनुच्छेद 19 में जो ये सब दिया गया है, आज़ादी दिया गया है, ऐसा हम कोई काम नहीं कर पाएंगे जिससे पब्लिक ऑर्डर या जो है लॉ एंड ऑर्डर हमारा मेंटेन ना हो पा रहा हो। पब्लिक ऑर्डर मतलब लोक व्यवस्था। अब आपकी छूट है ये सब, लेकिन ऐसी छूट का प्रयोग आप इतना ज़्यादा अनलिमिटेड तरीके से अपने अधिकारों का प्रयोग मत करने लगिए कि आपसे लोग डिस्टर्ब हो जाएं, अन्य लोगों को आपसे जो है दिक्कत होने लगे। तो पब्लिक ऑर्डर ना बिगड़े, उतनी लेवल तक ही आप अपनी इन चीज़ों को आप कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था ना खराब हो, उतनी लेवल तक ही अपने हमें आज़ादी है ये सब काम करने का। कानून व्यवस्था को और लॉ व्यवस्था को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ऐसे मामले में डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। फिर ये हवाला हम नहीं दे सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अनुच्छेद 20 देखते हैं। देखिए, इसको मैंने स्टार किया हुआ है, स्टार बनाया हुआ है, क्योंकि ये अनुच्छेद जो 20 है और आपका 21 है, ये इमरजेंसी में भी खत्म नहीं होता है। तो अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि के संरक्षण का अधिकार हमारे पास है। मतलब अगर हमारे ऊपर कोई दोष लगा दिया गया है, हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया गया है, तो उसको सिद्ध करने के लिए भी कोई हमारे पास अधिकार है। मतलब भूतलक्ष्य विधान का निषेध, इसमें 3 पार्ट हैं, तो हम पहला पार्ट देते हैं, इसको बोलते हैं भूतलक्ष्य विधान का निषेध। जिस समय कोई अपराध हमने किया हुआ है, दोष के अनुसार अपराध करने का जो समय है, उस समय पर उस अपराध के लिए जो दंड होगा वही दंड दिया जाएगा।
इसका पहला पार्ट ये कहता है भूतलक्षी विधान का निषेध। पहले के समय में जो कानून था उसको ध्यान नहीं रखा जाएगा। जिस समय अपराध कारित हुआ है उसी समय पे जो उस अपराध के लिए दंड निश्चित था वही दंड दिया जाएगा, भले उसको 4 साल बाद सज़ा क्यों न दी जाए। हो सकता है कि प्रक्रिया में समय लग जाता है, उसको 4 साल बाद सज़ा हो, तो वो 4 साल बाद के कानून के हिसाब से सज़ा नहीं होगी। वो अगर अपराध आज हुआ है आज के डेट में, तो आज के डेट के हिसाब से जो अपराध का दंड है निश्चित है वही दंड दिया जाएगा, भले 4 साल बाद अपराध दंड दिया जाए चाहे 5 साल बाद दिया जाए। ठीक, तो ये हो गया। हालांकि इसमें जो आपके जो है पहले के कुछ अपवाद हैं। अगर कोई जो है आर्थिक रूप से कोई मामला है, धन संबंधी कोई मामला है, फाइनेंशियल कोई मामला है, तो उसमें भूतलक्षी विधान का जो है निषेध नहीं किया जाता है, प्रयोग भी कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा होता है डबल जियोपार्डी। ठीक है, आपका जो है अनुच्छेद 20 का जो दूसरा है डबल जियोपार्डी इसको बोलते हैं। ठीक है भैया, डबल जियोपार्डी से आशय क्या समझते हैं आप लोग? डबल जियोपार्डी से आशय क्या समझते हैं आप लोग? डबल जियोपार्डी का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को एक बार अपराध करने के लिए 2 बार सज़ा नहीं दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने एक बार अपराध किया हुआ है तो उसको उस अपराध के लिए एक बार ही सज़ा दिया जाएगा। दोबारा अपराध करेगा दोबारा सज़ा दी जाएगी। तो ये वाली व्यवस्था ली गई है, यूएसए से ली गई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 20 के 2 में डबल जियोपार्डी है। इसको हिंदी में कहते हैं दोहरा जोखिम, दोहरा जोखिम बोलते हैं इसे, दोहरा जोखिम, डबल जियोपार्डी। ये अमेरिका से लिया गया है और इसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति ने अगर एक बार अपराध किया हुआ है तो उसको सज़ा भी एक बार ही मिलेगी, दोहरा दोहरा करके बार बार सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, अगली चीज़ जो है अपने विरुद्ध जो है गवाही देने का अधिकार। हमारे पास ऐसा अधिकार है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, विवश नहीं किया जाएगा। अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। जैसे बात समझिए, कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि पुलिस जो होती है वो हमसे ही कहलवाना चाहती है कि कह दीजिए आपने अपराध किया। हम कहीं कह दें कि हम अपराध किए हैं? अगर आप में हमारे ऊपर दोष लगा रहे हैं, हमें ब्लेम कर रहे हैं आप, तो आप सिद्ध करके दिखाएं कि हमने अपराध किया हुआ है। तो इसी का पार्ट जो है अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। हम अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं निर्दोष हैं, तो हम निर्दोष कहने का अधिकार रखते हैं। अगर पुलिस कह रही है कि आप दोषी हैं तो पुलिस सिद्ध करे ना कि हम दोषी हैं, प्रूव करे वो। तो इसकी व्याख्या में आप नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। नोट क्या नोट लिख सकते हैं यहाँ पर? मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट लिख सकते हैं कि किसी भी अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य जुटाने का जो कार्य है वो राज्य का है, मतलब सरकार का है, मतलब पुलिस प्रशासन का है। तो अगर हम अभियुक्त हैं, अगर हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया गया कि हमने कोई अपराध किया हुआ है, हमारा काम नहीं है ये चीज़ साक्ष्य एविडेंस जुटा के देना कि लो ये रहा फिंगरप्रिंट, ये रहा वो, ऐसा आप कर लीजिए, आप सब सारा जुटा लीजिए जिससे पता चल जाए कि हम अपराधी हैं। हालांकि वो अपवादिक रूप से जो है फिंगरप्रिंट जो है और आंख का निशान ये सब ले ही लेते हैं वो लोग। अपवाद है उसका नहीं लेना चाहिए, हमारा सहयोग नहीं लेना चाहिए उनको, लेकिन हमारा सहयोग कई बार ले लेते हैं वो लोग। लेकिन मुख्य रूप से जो है हमें अगर दोषियों करार कर रहे हैं तो वो सिद्ध करें कि हम दोषी हैं। हम नहीं सिद्ध करेंगे कि हम दोषी हैं। पुलिस जिसने ब्लेम किया हुआ हमें वो सिद्ध करें ना कि हम दोषी हैं। वो साथ जुटाएं, अपना एविडेंस जुटाएं, घूमें टहलें, रिसर्च करें, जो है करें निरीक्षण, जगह जगह जा करके चीज़ों का पता करें। अगर हम दोषी सिद्ध कर ले जा रहे हैं तो हमें न्यायालय सजा दे, अन्यथा हम थोड़ी सिद्ध करेंगे कि हम दोषी हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आशा करते हैं आ गई होगी। अगला जो है अनुच्छेद 21, ये भी इमरजेंसी के मामले में जो है ख़त्म नहीं होता है। तो जो जीवन का अधिकार भैया सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है, इसे दैहिक स्वतंत्रता भी कहते हैं। इस अधिकार को जो है दैहिक स्वतंत्रता भी कहते हैं। दैहिक स्वतंत्रता मतलब देह की स्वतंत्रता, मतलब हमारे जीवन का अधिकार इसमें है। इसमें बहुत सारे अधिकार हैं। इसमें निद्रा का अधिकार है। अब अगर नींद पूरी नहीं होगी तो फिर कई बार ऐसा होता है कि जीवन भी हमारा संकट में आ जाता है। पासपोर्ट का अधिकार है, वीज़ा का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है। ठीक, यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार। महिलाओं के साथ यौन शोषण संबंधित मामला जो है बहुत पुराने समय से अभी भी चलता आ रहा है और नए नए समय पर नए नए तरीके के यौन शोषण के मामले सामने आते हैं। ठीक है, कहीं पर कोई लड़की कार्य कर रही है, उसका अपना प्रोफेशन है, कहीं अस्पताल में काम कर रही है। एक अस्पताल में काम करने वाली नर्स थी जिसका नाम था विशाखा। ठीक है, उस नर्स के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। वो उसके अस्पताल के मेंबर के लोग ही जो है, जो लोग मेंबर में मतलब स्टाफ में लोग थे अस्पताल में, वही लोग उसके साथ रेप वगैरह किए और बहुत ही मतलब दर्दनाक जो है हादसे को अंजाम दिए। तो एक केस बना विशाखावाद 1997 में।
तो तभी से जो है यौन शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है। मतलब महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए बहुत सारी महिलाएं जो है सताई जाती हैं इस मामले में। तो ये मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसी विशाखा नर्स के वाद के संदर्भ में जो है केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ठीक है। जब कोई मुकदमा चलता है किसी मामले को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश कर देता है तो वो मौलिक अधिकार बन जाता है, कानून बन जाता है अपने आप में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दिया हुआ जो आपका निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वो एक कानून के बराबर जो है शक्ति रखता है, ऐसा आप जान लीजिएगा, ठीक। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, ऐसी बात सुभाष कुमार वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोली 1991 में। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा कानून भी बहुत ज़्यादा बारीक होते जा रहा है। पहले हम मोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान देते थे, अभी बहुत बारीक चीज़ों पर ध्यान देने लगे हैं। कानून में भी रिसर्च हो रहे हैं, संशोधन हो रहे हैं। तो पहले प्राइवेसी क्या होती है, पहले इन सब चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन जैसे जैसे आधुनिक ज़माना बढ़ रहा है, साइबर क्राइम और तमाम चीज़ें, इसलिए हम जो है प्राइवेसी हमारी कई बार भंग हो जाती है। कई बार डाटा लीक होने का मामला आता है, कई बार किसी का फ़ोटो एडिट करके वायरल करने का मामला आता है, कई बार किसी का वीडियो एडिट करके गलत तरीके से वायरल करने का मामला आता है, ठीक है। कहीं वॉशरूम में, कहीं चेंजिंग रूम में, जगह जगह CCTV छुपे हुए कैमरे दिखाई पड़ते हैं। किसी का कॉल रिकॉर्डिंग जो है आपका जो ट्रैक किया जाता है, तो किसी का डाटा चोरी कर लिया जाता है। ये सब जो होते हैं ये निजता के खिलाफ हैं। हमारी प्राइवेसी है कुछ, उसको कोई भंग नहीं कर सकता है। तो निजता का जो अधिकार, प्राइवेसी रखने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार बन चुका है। और ऐसा जब बोला गया पुट्टा स्वामी वाद में बोला गया 2017 में, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और समझ लीजिएगा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आप कुछ चीज़ों को और समझ लीजिएगा। जैसे आपका जो है एक आपका मेनका गांधी केस है, ठीक है। मेनका गांधी केस, मेनका गांधी वाद 1978। इसमें कहा गया कि जो 19 में सारे जितने भी अधिकार दिए गए हैं, जितने भी अधिकार 19 में दिए गए हैं, वो सारे के सारे 21 में निहित हैं, 21 में निहित हैं। और यहाँ बड़ी बात बोली गई, यहाँ पर ये बोला गया कि जीवन के अधिकार का तात्पर्य, जीवन का अधिकार का मतलब ये होता है कि खाली जिंदा रहना नहीं। इसमें ये बोला गया जीवन के अधिकार का तात्पर्य, जीवन के अधिकार का तात्पर्य गरिमापूर्ण जीवन से है। गरिमापूर्ण जीवन से है। गरिमापूर्ण जीवन का मतलब होता है इज्जत के साथ ज़िंदगी जीने का हमारे अधिकार है। ऐसा नहीं है कि पशु की तरह एक पगहे में एक खूंटा से बांध दीजिए और वो पशु की तरह बंधा रहे और कुछ कर ना पाए, कहीं आ जा ना पाए, कहीं बोल ना पाए। केवल चारा दे दीजिए, सुबह शाम खा ले और खा के पड़ा रहे, जिंदा रहे, तो उसको जीवन का अधिकार उस तरीके का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 के सारे अधिकार 21 में निहित है। मतलब अनुच्छेद 19 21 का पूरक है, अनुच्छेद 19 21 का पूरक है। इसको लिख लीजिएगा आप। क्यों? क्योंकि बिना 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बिना अभिव्यक्त किए, बिना कुछ बोले, अगर हमें बोलने न दिया जाए, अगर हमें आजीविका अपनाने का अधिकार ना हो, हमें रहने का अधिकार ना हो, घूमने का अधिकार ना हो, संघ बनाने का अधिकार ना हो, सम्मेलन करने का अधिकार ना हो, तो फिर कौन सा जीवन है? इसलिए कहा जा रहा है कि बिना 21 की प्राप्ति हुए 21 तो हो ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता है। तो जब पूरा अनुच्छेद 19 का पूरा अधिकार हमें मिल जाएगा तो अनुच्छेद 21 का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बिना कुछ बोले अगर हमें कोई कह रहा बोलना मत, खाली बैठे रहो बस, तो हमें कोई बोलने से रोक रहा है, मतलब अभिव्यक्ति नहीं करने दे रहा है, मतलब पशु हो गए हम, ठीक है। फिर तो पशु की तरह ज़िंदगी हो जाएगी। इसलिए बोलने का अधिकार सब कुछ बढ़िया मिले तब 21 पूरा माना जाएगा। इसलिए कह दिया मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कि जीवन का अधिकार का मतलब ये नहीं होता पशु की तरह जीवन, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। और गरिमापूर्ण जीवन तब होगा जब हमें बोलने की आज़ादी होगी, ठीक है। एक और वाद है ज्ञान कौरवाद। ज्ञान कौरवाद, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ज्ञान कौरवाद 1996। इसमें कहा जा रहा है कि जो इच्छा मृत्यु है, इच्छा मृत्यु मौलिक अधिकार नहीं है। अब अपनी मृत्यु करने का अधिकार मौलिक अधिकार कौन सा? इससे कौन सा हमारा कल्याण होना है, ठीक है। इच्छा मृत्यु का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि अगर सिचुएशन बहुत ख़राब है, कोई व्यक्ति कोमा में है और वो उसके ठीक होने की संभावना नहीं है और उसको असहनीय दर्द है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर के उसको जो है कोई इंजेक्शन दिया जा सकता है, जिसको बोलते हैं पैसिव यूथेसिया बोलते हैं।
कोई इंजेक्शन दे सकते हैं जिससे उसके शरीर का अंत हो जाए, ठीक है, उसके जीवन का अंत हो जाए और उसको छुटकारा मिल जाए ऐसे दर्दनाक जीवन से। तो ऐसी कंडीशन में हमें इंजेक्शन करवाने का अधिकार तो है प्रक्रियात्मक रूप से, उसकी भी एक प्रक्रिया है, उसकी भी एक कंडीशन है कि बहुत असहनीय दर्द हो, ठीक होने की बिल्कुल भी कोई संभावना ना हो, तब ऐसे कंडीशन में कर सकते हैं, अपने शरीर का अंत तब कर सकते हैं। लेकिन अपने शरीर का अंत करने के लिए मौलिक अधिकार हमारे पास नहीं है। तो ये वाली बात बोली गई है ज्ञान कौरवाद में, ठीक है। 1996 में बोला गया कि इच्छा मृत्यु का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है वो, ठीक है भैया। आशा करते हैं इतना आपको चीज़ें समझ में आ गए होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। चलिए समझिए आगे, इसके आगे अनुच्छेद 21 का, इसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार है। इसको जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में ऐड कर दिया गया और तब से कह दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, ठीक है, निःशुल्क सरकार उपलब्ध कराए। शिक्षा का मौलिक अधिकार होने का मतलब यही है कि सरकार हमें शिक्षा के उपबंध करे, हमारी शिक्षा के फ्री उपबंध करें। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार जो है फ्री शिक्षा की व्यवस्था करे, क्योंकि मौलिक अधिकार है ना, ठीक है। तो फ्री 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री सेवा है, ठीक भैया। चलिए सरकारी स्कूलों में, ठीक। अब 22 देखते हैं। 22 क्या है? 22 जो होता है वो गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण है, ठीक है। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, इसमें भी कई पार्ट हैं। आपका जो पहला पार्ट है वो ये कहता है, पहला पार्ट ये कहता है कि कारण बताइए, गिरफ्तारी का कारण बताइए। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो गिरफ्तारी का कारण बताइए, ठीक है, पहला पार्ट ये कहता है। दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा पार्ट कहता है 24 घंटे के अंदर उसे, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश कर दिया जाए। आने ले जाने का समय छोड़ करके, आप कहीं थाना दूर है या थाने से मजिस्ट्रेट का जो ऑफिस कोर्ट है वो दूर है तो उसको ट्रांसपोर्टिंग के समय को हटा दीजिए। तो 24 घंटे के अंदर जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको थाने में नहीं रख पाएंगे, उसको चालान काट करके जिले में भेज दीजिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश कर दीजिए कि हुजूर देखिए इसने ये गलती की है। मजिस्ट्रेट का मतलब जज के सामने पेश कर दीजिए कि इसने ये गलती की हुई है, लीजिए अब आपको जो सज़ा देना हो दीजिए, नहीं तो जो समझ में आए वो आदेश कीजिए, ठीक है। पुलिस का काम केवल इतना होता है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे उसको पकड़ लेना और अपराध को रोकना, ठीक है। सज़ा देने का काम पुलिस का नहीं होता है। इसलिए किसी व्यक्ति को अगर पुलिस ने पकड़ा हुआ है तो उसको जल्दी से पहुँचाइए, जज के पास पहुँचाइए। जज साहब जो देखना होगा देखेंगे मैटर, उनको करना क्या है, सज़ा देना है कि छोड़ देना है कि उनको अभी कस्टडी में रखना है, क्या करना है वो उनका मैटर है, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर उनको पहुंचा दिया जाएगा वहाँ पर, अर्थात थाने में नहीं रख सकते हैं। 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन थाने में नहीं रखा जा सकता है, ये नियम है, ठीक है। तीसरा जो होता है इसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तीसरे में आप देखेंगे एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसको बोलते हैं निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को जो है बहुत गलत आधारों पर, जैसे कि राष्ट्र के खिलाफ कुछ बोलने पर, ठीक है, देशद्रोह का मामला, नज़रबंद किया जाता है। कभी कभी बहुत सारे लोगों को ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनसे समाज को खतरा होता है, जो थोड़ा आतंकवाद टाइप की चीज़ फैलाना चाहते हैं, या अगर उनकी और भी कोई गलती है जो राष्ट्र के खिलाफ है, राष्ट्रद्रोह टाइप का वो कोई मैटर में फंसे हुए हैं, तो उनको जो है रोका जा सकता है। उनको कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी हालत में उनको कस्टडी में लिया जा सकता है और इसी को बोलते हैं नज़रबंद करना। बात समझ में आ रही ना, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति को नज़रबंद कर देगा तो कारण वरण नहीं बताया जाएगा कि कारण वरण जो है तुरंत नहीं बताया जाएगा, कारण बताने का भी समय होगा। तो किसी व्यक्ति को, अगर कोई राष्ट्रद्रोही टाइप का व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपराध करने जा रहा है, उसको रोका जा सकता है, ठीक है, उसको नज़रबंद किया जा सकता है। और एक बार नज़रबंद कर दिया गया तो अधिकतम 3 महीने तक उस व्यक्ति को नज़रबंद किया जा सकता है।
एक बार नज़रबंद करने पर उस व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक नज़रबंद किया जा सकता है और आयोग के सुझाव के आधार पर इस 3 माह की अवधि को भी और बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई आयोग बनाया जाए और उसने वो सुझाव दे कि इसकी अवधि गिरफ्तारी की और बढ़ाइए, नज़रबंद करने की अवधि और बढ़ाइए, तो बढ़ सकता है। लेकिन एक बार में अधिकतम 3 माह का ही इनको नज़रबंदी की इनकी अवधि हो सकती है। तो आशा करते हैं इतना चीज़ें समझ में आ गई होंगे। इससे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। दरोगा के लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। मैं अगली वीडियो उसके लिए स्पेशल वीडियो बना करके आपको वो टॉपिक समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।